अतीक हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी को जान का खतरा महसूस हो रहा है। सुरक्षा को लेकर के अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डीजी जेल को सुरक्षा के अब निर्देश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक अहम सुनवाई के बाद निर्देश दिया गया है। इस खबर की डिटेल्स हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास है, उन्हीं का रुख करते हैं। मोइन, क्या कुछ कहा गया और आज के इस निर्देश में क्या क्या डिटेल्स सामने आई हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि ये अर्जी पिछले साल ही दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई उसके बाद उनके वकीलों ने आज इसे नए सिरे से मेंशन किया। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और डिवीजन बेंच ने यूपी के डीजी जेल को यह आदेश दिया है कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर मुख्तार अंसारी को पेशी पर किसी दूसरी जगह ले जाना है, कहीं कोर्ट ले जाना है या उसकी जेल बदली जानी है, तो रास्ते में भी सुरक्षा के उसी तरीके से इंतजाम किए जाएं। उसके नजदीक किसी को न आने दिया जाए। और अतीक और अशरफ मर्डर केस का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि मीडिया कर्मियों को भी जो है वो मुख्तार अंसारी के पास न आने दिया जाए। यानी कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि आप किसी को नजदीक नहीं आने देंगे और जो पुलिस कर्मी है, जो जेल कर्मी है, वही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा करेंगे। तो इस तरीके का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के बावजूद भी कितने सुरक्षित हैं, ये भी बड़ा सवाल उठाया होगा वकीलों ने। और इन तमाम बातों के बाद जो निर्देश है वो सामने आ चुका है। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद अब एक और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रयागराज से एक बार फिर अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रयागराज में अतीक और उसके गैंग ने वक्त की संपत्तियों पर भी कब्जा कर रखा था और उसके जरिए अतीक अहमद करोड़ों की कमाई करता था। एबीपी गंगा के पास वक्त की 3 संपत्तियों पर अतीक के कब्जे, करोड़ों के घपले के दस्तावेज मौजूद हैं और इन दस्तावेज के मुताबिक अतीक अहमद ने इमामबाड़े कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा था। शहर के बहादुरगंज इलाके में 200 से भी ज्यादा पुराने गुलाम हैदर इमामबाड़े की इमारत को ढहाकर वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था। और बताया जा रहा है कि यूपी में 2015 में सपा की सरकार के दौरान अतीक ने अपने करीबी वकार रिजवी को मुतल्लिक नियुक्त भी करा दिया और इसके अलावा उसी ने इमारत को ये कहकर इमामबाड़े का ठहराने का काम शुरू किया और उसकी जगह पर नई इमारत बना दी। यानी कुल मिलाकर के वक्त की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। उसका भी फायदा उठाने के लिए जितने जोड़ तोड़ थे वो कर दिए गए। और एबीपी गंगा के पास इससे संबंधित दस्तावेज भी हैं, कागजात भी हैं। वो कागज है जिनसे ये साफ तौर पर दिखता है कि कब्रिस्तान की जमीन पर किस तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया, किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया अपने करीबी के नाम पर और उसे ये पावर मिलती है कि वो उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराए और फिर वहां पर कैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया। ये पूरा मामला फिर से सामने, यानी काला राज खुल करके सामने आ रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद एक और बड़ा खुलासा। प्रयागराज से ये अहम खबर है। अतीक और उसके गैंग ने वक्त की जमीन पर कैसे कब्जा कर रखा था, उससे जुड़े दस्तावेज हमारे पास हैं और हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन हमें बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को अपना बनाया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया। मोइन। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अतीक अहमद सिर्फ दूसरी मकानों, जमीनों और प्रॉपर्टीज पर ही कब्जा नहीं करता था, बल्कि जो वक्त प्रॉपर्टी होती है, वक्त प्रॉपर्टी के बारे में पहले आपको बता दें कि वक्त उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिस प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम कर देता है। यानी उसका कोई मालिक नहीं होता है, कोई केयरटेकर तो हो सकता है लेकिन कोई मालिक नहीं होता है। तो जिस जगह पर धार्मिक स्थल होते हैं, जो इबादत गाह होती है, मस्जिद होते हैं, इसके साथ साथ इमामबाड़े होते हैं, दरगाह होती हैं, वो वक्त प्रॉपर्टीज में आती हैं और उन पर भी अतीक अहमद और उसके गिरोह के लोगों ने कब्जा किया था। प्रयागराज की ऐसी 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने चिन्हित की है। हमारे पास एक्सक्लूसिवली उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें अतीक अहमद और उसके करीबी लोगों ने दखल दिया था। सबसे बड़ा मामला प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके के इमामबाड़ा गुलाम हैदर का है। यहाँ पर अतीक अहमद ने साल 2015 में अपने एक करीबी को मुतवल्ली बनाया था और बाद में इमामबाड़े की बिल्डिंग को गिरा दिया गया था और वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था।
जिसमें 64 दुकानें बनवाई गई थी और 64 दुकानों में अगर हम बात करें तो हर दुकान से 50 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक वसूले गए थे। यानी करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का खेल हुआ था और सारे जो नियम कानून है वो दरकिनार कर दिए गए थे। और इस मामले में जब लोगों ने आवाज उठाई, एक सोशल एक्टिविस्ट शौकत भारती हैं, उन्होंने जब इस मामले में आवाज उठाई तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उन पर जानलेवा हमला कराया गया। हालांकि बाद में उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली, लेकिन अभी भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली हुई है। इसी तरीके का मामला प्रयागराज के चकिया इलाके के छोटी करबला का है। छोटी करबला में अतीक अहमद के कुछ करीबियों ने कब्जा कर लिया और कब्जा ही नहीं किया बल्कि सरकारी जो अमला होता है उससे मिलीभगत करके वक्फ प्रॉपर्टीज को भी नाम चढ़वाने की कोशिश की गई, जबकि नियमतः वो संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके का खेल किया गया। बाद में जो नगर निगम है उसने अपनी गलती मानी, लेकिन 1 साल हो गया, उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरी प्रॉपर्टी प्रयागराज के इलाके में कोतवाली से सटी हुई है। बिल्कुल मोइन, और ये असंभव जिसे आप बता रहे हैं वो संभव हो गया और एबीपी गंगा पर असंभव के संभव होने के दस्तावेज भी आपने जिस तरीके से साझा किए हैं, जरा वो रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जरा इन कागजों को भी देखें, इस रिपोर्ट को देखें तो दर्शकों को बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि असंभव जमीन पे भी कैसे संभव बना करके कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा सकता है। अल्लाह के नाम पर दान की जाने वाली जमीन पर कब्जा किया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके के इमामबाड़ा गुलाम हैदर में। करोड़ों की ये वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर अतीक अहमद और उसके गिरोह के लोगों ने अघोषित तौर पर कब्जा कर लिया था। अतीक अहमद ने साल 2015 में अपने करीबी वकार रिजवी को यहाँ का मुतवल्ली बनाया था। वकार रिजवी ने इमामबाड़े की बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ पर 64 दुकानों का निर्माण कराया, पूरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खड़ा कर दिया और एक एक दुकानें 50 से लेकर 70 लाख रुपए में बेची गई। और बिल्डिंग बनाने का ठेका अतीक अहमद के बेहद करीबी वर्धमान बिल्डर के संचालक राजीव जैन को दिया गया। राजीव जैन पहले लॉटरी का बिजनेस करता था, उसके बाद वो रियल एस्टेट के कारोबार में उतरा। अतीक अहमद का फाइनेंसर भी कहा जाता है और बड़ा बिल्डर है प्रयागराज का राजीव जैन, जो वर्धमान बिल्डर्स के नाम से उसने 64 दुकानों का निर्माण कराया। और जब शिकायत हुई योगी राज में तो 2021 में इस पर बुलडोजर चला और बुलडोजर चलाकर अवैध तरीके से बनाए गए इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। और ये जो आप सामने की तरफ इमामबाड़ा देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को किसी तरीके से बचाया जा सका। बहरहाल इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन वसीम रिजवी समेत तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई की जांच में अतीक अहमद, जो कि भूमाफिया था, जिसने अपने लोगों को यहां पर बिठाया था, काबिज कराया था, उसके खिलाफ भी जांच चल रही थी। वसीम रिजवी के खिलाफ जांच चल रही थी, तमाम दूसरे लोगों के खिलाफ जांच चल रही थी। अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ होगा कि किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका थी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद ने प्रयागराज शहर की वक्फ प्रॉपर्टीज को भी नहीं छोड़ा था, वक्फ प्रॉपर्टीज पर भी कब्जा जमाया था और करोड़ों रुपए कमाए हुए थे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। तो देखा आपने कितनी प्राइम लोकेशन पर अल्लाह के नाम पर दान की जाने वाली जमीन को अपने नाम कराने की ये पूरी साजिश खुलकर के सामने आ गई है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का हम रुख करेंगे क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पर जाकर के बहुत सारी चीजों को बारीकी से देखा और सबूत के साथ ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितनी प्राइम लोकेशन पर ये काम हुआ है और कब किस कालखंड में हुआ, ये भी जानकारी देंगे मोइन। जी बिल्कुल, जिस गुलाम हैदर इमामबाड़े की अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां पर तो एकदम अंधेरगर्दी हुई। अंधेरगर्दी इस मामले में हुई कि इमामबाड़े को तोड़ दिया गया, एक छोटे से हिस्से में सीमित कर दिया गया और वहां 4 मंजिला इमारत बना करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। 64 दुकानें बना दी गई और 64 दुकानों, एक एक दुकान को 50 से लेकर 70 लाख रुपए में बेचा गया। समझिए कि किस तरीके से वहां पर कमाई की गई। और मुतवल्ली किसको बनाया जाता है? जो शख्स अतीक अहमद का बेहद करीबी है, अतीक अहमद के साथ उठता बैठता था, उसके साथ महफिलों में शामिल होता था, उस वकार रिजवी को मुतवल्ली बनाया गया।
ठेका किसको दिया गया? जो अतीक अहमद का सबसे करीबी बिल्डर था राजीव जैन, जिसका वर्धमान बिल्डर के नाम से कंस्ट्रक्शन का काम कर चलता है। अतीक अहमद का फाइनेंसर जिसे कहा जाता है, अतीक अहमद का करीबी कहा जाता है। तो सब कुछ एकदम अंधेर गर्दी की तरह हुआ। तमाम लोगों ने शिकायत की, और जिन लोगों ने शिकायत की, जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, बाद में उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये तो जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब उस मामले में न सिर्फ वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर किया गया, सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो पूरा मामला है, इस मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग शिकायत करने वाले थे उनके ऊपर हमले तक कराए गए, उनको पुलिस सुरक्षा दी गई, लेकिन पूरा मामला जस का तस बना रहा। इसी तरीके से अगर हम छोटी करबला की बात करें, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अतीक अहमद के दफ्तर के ठीक पीछे ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अतीक अहमद का बेहद करीबी जिसका नाम तालिब है, कुछ अन्य लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, तमाम दुकानें खोल ली और अंधेर गर्दी करते हुए वहां पर नगर निगम में वो जमीन अपने नाम अलॉट कराने की प्रक्रिया कर दी। नगर निगम ने ज्यादातर औपचारिकताएं पूरी भी कर दी, और जब इस मामले में ऊपर तक शिकायत की गई, प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत की गई, तब नगर निगम ने अपनी गलती मानी और यह कहा कि यह लिपिकीय त्रुटि यानी क्लर्कियल मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया, जबकि अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है। इसी तरीके का एक तीसरा मामला शहर कोतवाली से 10 कदम की दूरी पर है, जहां सुंदरिया बेगम का इमामबाड़ा था। उस इमामबाड़े का तो अब अस्तित्व ही नहीं बचा हुआ है। हालांकि उस पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था, लेकिन जो कब्जा करने वाले लोग थे वो अतीक अहमद और उसके करीबियों की शरण में चले गए, जिसकी वजह से इमामबाड़ा दोबारा स्थापित नहीं हो सका। और आज वहां पर दुकानें हैं, इमामबाड़ा कहां था किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां नजर ही नहीं आता है, वो गुम हो चुका है, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो इन 3 जगहों के तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, स्पॉट पर जाकर के हमने रिपोर्टिंग की है, लेकिन आने वाले दिनों में तमाम और जानकारियां सामने आ सकती हैं कि किस तरह वक्त प्रॉपर्टी में लूट खसोट की गई, वसूली की गई, रंगदारी मांगी गई। इतना कह करके बच जाना कि ये लिपिकीय त्रुटि थी और क्लर्कियल मिस्टेक था, ये इतना आसान है क्या कि कोई किसी ने ये कह दिया कि हमसे गलती हो गई साहब और अरबों का घोटाला हो गया, उन लोगों को लूप में नहीं लेंगे? वो लोग कहां जाएंगे? निश्चित तौर पर सवाल यही उठता है, और सवाल नहीं उठता, ये साफ है कि इस पूरे मामले में सरकारी अमले की जो मिली भगत है वो मिली भगत पूरी तरीके से रहती थी। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का नेता हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में जब 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अतीक अहमद जो कहता था, जो चाहता था वही होता था, और इसी वजह से उसने तमाम जगहों पर अपने करीबी लोगों को बिठा दिया, उनके जरिए इस तरीके से वसूली की गई, करोड़ों रुपए कमाए गए, और जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी नहीं छोड़ा गया, वहां भी सौदेबाजी की गई, वहां भी मनमानी की गई, और सरकारी अमला जिसकी जिम्मेदारी होती है कार्रवाई करने की, वो चुपचाप आंखें मूंदे रहता था। उस अतीक अहमद और बाकी लोगों की जो करतूतें होती थी उस पर मुहर लगाता था, अपनी मंजूरी देता था, और जहां कार्रवाई करनी चाहिए थी वहां उस पर जो है आंखें मूंद लेता था, लापरवाह बन जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी मिलीभगत रहती थी। बिना मिली भगत के कैसे संभव है ये बताइए? जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, जिनकी नौकरी यही है कि उनको अपना काम अपना चुपचाप वैसे करना जैसे करना चाहिए। आम लोग तो सड़क पर आए, उनके ऊपर मुकदमे डाल दिए गए, इसलिए वो चुप हो गए। इनके ऊपर क्या प्रेशर था कि इन्होंने ये क्लर्कियल मिस्टेक कर दी और इस जमीन का इस तरीके से हस्तांतरण हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब धीरे धीरे कर बदलाव होना शुरू हुआ, तब लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, तब लोगों ने मुंह खोलना शुरू किया, और तब कम से कम जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो कागजों में दर्ज होना शुरू हुआ। हालांकि बड़ी कार्रवाई किसी भी मामले में आज तक नहीं हुई है। ये जरूर हुआ है कि गुलाम हैदर जो इमामबाड़ा है, जहां पर इमामबाड़े को तोड़ करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, उसे बुलडोज जरूर यूपी गवर्नमेंट ने करा दिया, योगी सरकार ने। और इसी मामले में तत्कालीन जो चेयरमैन थे शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। और सीबीआई जो जांच कर रही थी, उस जांच के दायरे में अकेले अतीक अहमद ही नहीं थे, बल्कि उनके जो करीबी थे वो भी थे, जो जमीन किसी ने अल्लाह के नाम पे अपनी धार्मिक भावनाओं के आधार पर हस्तांतरित की थी या दान किया था, उस पर समाज का फायदा होना चाहिए, ना कि सिर्फ गिने चुने लोगों का। आइए ये पूरा मामला जरा आपको हम और डिटेल में बता दें, समझा दें। जो मोइन बता
रहे हैं उसकी शुरुआत क्या है। यह पूरा मामला है वक्फ की संपत्ति पर माफिया का कब्जा। वक्फ की जो बोर्ड की जो संपत्ति होती है उस पर अतीक उसके गिरोह ने कब्जा कर लिया था। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर 1 करोड़ रुपए वसूले थे, ये आरोप है। सत्ता और रसूख का इस्तेमाल करके ये संपत्ति लूटी गई थी। लूट खसोट हुई है, बंदर बाट हुआ है और 3 ऐसी प्रॉपर्टी है जो दान की गई थी और यहां पर करोड़ों के घपले का अब खुलासा हुआ है। यहां इमामबाड़ा कब्रिस्तान की जमीनों को भी नहीं छोड़ा गया है। जिन्होंने अपनी जमीनें दान कर दी कि वो समाज के काम आए, उसे भी नहीं छोड़ा गया। इमामबाड़े की बिल्डिंग को तुड़वा करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा दिया जाता है। और सबसे ज्यादा लूट तो हुई है प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके में। वहां मौजूद इमामबाड़ा गुलाम हैदर में ये सबसे बड़ी लूट हुई है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की निगरानी में चलता था ये पूरा इमामबाड़ा और 2015 में सपा सरकार के दौरान अतीक ने करीबी वकार रिजवी को मुतवल्ली बना दिया, उसके अंडर में चला गया और मुतवल्ली वकार रिजवी ने कुछ ही दिनों के बाद इमामबाड़े की बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। इमारत को जर्जर बताकर नई बिल्डिंग बनाने की वकार रिजवी ने दलील दी थी और बिल्डिंग गिरने के बाद वहां कभी इमामबाड़ा नहीं बना, वहां बना क्या, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसका निर्माण शुरू हो गया। और कुल मिलाकर के अब ये मामला प्रकाश में आया है। बहुत सारी रिपोर्ट के साथ, बहुत सारे कागजात के साथ हमारे मोहम्मद मोइन सहयोगी ने ये रिपोर्ट पेश की है। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।